नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, बहुत सी चीजें ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर में हो रही हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ट्रंप को क्या हो गया है, वो अब अनर्गल प्रलाप जैसा कुछ काम करने लगे हैं। लेकिन इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर ये आई कि उसने अपने 5 मित्र देश, उसने कहा कि फ्रेंडली जो नेशंस हैं, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसने पैसेज का कहा है कि इनको हम पैसेज दे दे रहे हैं। और उस पे मेरा एक अपना वो है, मैं आपके साथ शेयर करूं और फिर आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्यों उसने जो 5 देश आइडेंटिफाई किए वो रशिया, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और इराक उसने कहा है। ये मैं जो समझता हूं, मैं इसको बहुत क्विकली आपको समअप कर दूं कि इसके पीछे ये कोई फ्रेंडली नहीं है, एक सोची समझी लार्जर इश्यूज में उसका ईरान की तरफ से एक कदम लिया गया है। पहली चीज, ज्योग्राफिकली ये पांचों स्टेट, पांचों नेशन एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब रूस से चीन, चीन से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से ईरान। तो एक आपकी कंटिन्यूटी ऑफ ये 6 नेशंस की बनती है भौगोलिक रूप से। दूसरी बात कि इनमें कुल आबादी करीब 340 करोड़ लोगों की है। मतलब दुनिया की 750-800 करोड़ में 42% लोग इस जगह रहते हैं। तो एक तो ये बड़े उसको आइडेंटिफाई किया है ईरान ने। दूसरी बात, दो चीजें मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि जब ये गैस है इस पे रोक लगी थी तो भारत में भी आ रहे थे कि अमेरिका से हमारी गैस लेना बढ़ गया था। अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, ये सारी कंट्रीज थी जो मोटे तौर पे अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं। भले ही बोल ना रही हो, आज यूरोपियन यूनियन भर्सना भी नहीं कर रहा है, चुप है। और चुप इस डर की वजह से है कि कहीं ईरान उसकी तरफ कुछ न कर दे। उनको ये लगा, ईरान को, कि ये तो हमारे रोकने से अमेरिका का व्यापारिक फायदा हो रहा है, उसका आर्थिक रूप से उसका माल ज्यादा बिक रहा है। तो उस पर रोक लगाना जरूरी था, जो जो उसने तुरंत इसको करके रोक लगाई। क्योंकि ये जो देश हैं, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान, हालांकि उन पर रोक नहीं हटी है, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट हैं इस मिडल ईस्ट पे। दूसरा ये हुआ कि वो अभी तक ईरान एक पोजीशन ये लिया हुआ, आज तक जब से लड़ाई शुरू हुई, वो मिडल ईस्ट के किसी देश के प्रति कुछ कठोर शब्द नहीं कह रहा। वो कह रहा है भाई हम आपको तब आके आपके ऊपर मार रहे हैं जब अमेरिका उसका यूज कर रहा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट के उन देशों की भी व्यापारिक हानि हो रही थी, उनका आर्थिक रूप से क्षति हो रही, उसको भी रोकना था, क्योंकि वो फिर उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसने एक तीर से 3 निशाने किए। एक खेमा बनाया, एक तरह से बिना कहे एक 5 देशों का एक खेमा बन गया। दूसरा, उसने अमेरिका का जो फायदा हो रहा था उसकी वजह से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे थे, उस पर रोक लगाई। और तीसरा, मिडिल ईस्ट के जो उसके देश हैं जिनका व्यापारिक हानि हो रही थी, उसको भी उन्होंने फिर एक वो दे दिया कि भाई तुम लोग अपना काम धंधा करते रहो। मैं इस नजर से आपसे इस पे टीका लेकर चाहूंगा। आनंद जी, ईरान का जो रणनीतिक रवैया है वो बहुत ही सोच समझकर और तैयार किया गया है। और ईरान के मामले में बड़ी स्पष्टता है। उनके सर्वोच्च नेता के भारत में जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे दुनिया में केवल उनके 5 प्रतिनिधि हैं, उसमें से एक भारत में रहते हैं, अयातुल्लाह हाकिम इलाही। मैं उनसे मिला था पिछली बार भी, एक बार मैंने इस पर चर्चा भी की है पब्लिक इंडिया के मंच पर। तो उनसे बातचीत में भी आज उनका भी एक बड़ा इंटरव्यू आया है अखबार में, हाकिम इलाही का। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत इस युद्ध को रुकवाने की भूमिका अदा कर सकता है। ये एक तरह से भारत को निमंत्रण भी है कि वो इजराइल समर्थक और अमेरिका समर्थक रवैया अगर छोड़ दे और थोड़ा सा निष्पक्ष हो जाए तो उसको ये भूमिका मिल सकती है। उल्हाना भी है। हाँ, एक छींटाकशी भी है। हाँ, एक छींटाकशी भी है और साथ में एक न्योता भी है उनको कि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब भारत के हाथ से वो समय निकल गया है। अब वो तो बहुत शुरू से ही कोशिश इन्हें करनी चाहिए थी। तो जहां तक होर्मुज जल डमरू मध्य को 5 देशों के लिए खोलने का सवाल है, जब हम इसको व्यवहार में देखेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा जहाज रूस और चीन के निकल रहे हैं वहां। यहां तक कि मुझे लगता है कि इस घोषणा में सबसे ज्यादा आजादी अपने जहाजों के आवागमन को रूस और चीन को प्राप्त होगी, जो ईरान के मौजूदा अस्तित्व के लिए निर्णायक देश होंगे। भारत की तो भूमिका ईरान विरोधी है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए, भारत ने तो खुद को ईरान का विरोध किया है। ईरान ने जब अपने ऊपर आक्रमण किए, ईरान ने जो प्रत्याक्रमण किए, भारत ने कहा ये घातक हमले कह के उनकी निंदा की। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में जब गल्फ कंट्रीज की काउंसिल ने
प्रस्ताव रखा तो भारत उसका को स्पॉन्सर था, इसमें फिर ईरान की निंदा की गई। भारत के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रपति ने आज तक उनके आयतुल्लाह अली खुमैनी की हत्या की, खामनेई की हत्या की निंदा नहीं की है और शोक भी व्यक्त नहीं किया। ये स्थिति है। लेकिन अपनी रणनीतिक डिजाइन को देखते हुए और भारत की स्थिति और हैसियत को देखते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईरान ने भारत को मित्र देशों की सूची में शामिल कर लिया है। तो ये वो दूरगामी दृष्टि से उसने किया है। मैं नहीं मानता कि फौरी तौर पर भारत के जहाज किसी बड़ी बारंबारता के साथ, किसी बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ में होर्मुज जल स्ट्रेट से निकलेंगे। वहां भारत की राशनिंग, जहाजों की राशनिंग होगी और बहुत ही कड़ी राशनिंग होगी। कभी कभार एक दो निकल जाने देगा और फिर रोक लग जाएगी, फिर वहां खड़े रहेंगे, फिर एक आध कुछ दिनों बाद निकल जाने देगा, फिर रोक लग जाएगी। इस तरह का व्यवहार इनके साथ होगा। और रूस और चीन को जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए ओपन गेट पॉलिसी रूस और चीन के लिए होगी। चीन के एक एक साथ में 5-5, 7-7 जहाज वहां निकल भी रहे हैं, खबर ये है। जबकि भारत का तो एक आध हफ्ते 10 दिन में एक आध कोई निकलता है वहां से। चीन के बहुत बड़े पैमाने पर जहाजों का आवागमन ईरान की देखरेख में हो रहा है। और जो होर्मुज स्ट्रेट है उसमें एक बात और है कि जिन जहाजों को ईरान निकलने की इजाजत भी देता है, उनको भी ईरानी नौसेना की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि वहां पर इतनी सुरंगें लगी हुई हैं कि उन सुरंगों से बचा के निकालना, पूरे जलडमरू मध्य को पार कराना तो वो ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने कहां पर सुरंगें लगाई हैं। वरना ये अगर अपने आप वहां से जाएंगे तो उनका जहाज बीच में सुरंग पे आ गया तो फट जाएगा, नीचे से नीचे आग लग जाएगी उस जहाज में। तो ये तमाम खतरे हैं। इसलिए ये जो उन्होंने 5 देशों को कहा है, मैं इसको मानता हूं कि वो, क्योंकि ईरान की डिजाइन ये है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो उसके ऊपर लगी हुई तेल बेचने संबंधी कई जो पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां भी या तो कमजोर हो जाएंगी या बिल्कुल हो जाएंगी पाबंदियां। वो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। अमेरिका ने जब ईरान के प्रत्याक्रमण का एक फलितार्थ ये भी हुआ है कि उसने कई जगह, ईरान ने मांग भी की थी, वो जो सैंक्शंस थे उस सैंक्शंस को हटाया भी है अमेरिका ने। उस स्थिति में ईरान ये देखता है कि भारत बड़े पैमाने पर उसका तेल खरीदेगा। पहले भी एक जमाने में खरीदता था, जब अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए, भारत पर दबाव डाला, उसके बाद भारत ने उसको खरीदना बंद किया। यहाँ पर यूको बैंक के अंदर ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर रुपया जमा है, जो तेल का भारत ने रुपयों में पेमेंट किया था। तो ये स्थिति है। अच्छा, अब कुल मिला के अगर हम युद्ध पे देखें, मैं छूट ले रहा हूं आपसे उसके ऊपर बोलने की, तो आज स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की गोट बिल्कुल पिट चुकी है 100%। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले से कैसे निकला जाए, क्योंकि ईरान उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। कल व्हाइट हाउस ने एक प्रेस रिलीज जारी की, छोटी सी प्रेस रिलीज। क्या, वो एक तरह का टेप था जिसमें पीछे संगीत बज रहा था और धुंधली धुंधली 2 तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखने पे एक तस्वीर उसमें जेडी वेंस की थी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तस्वीर थी, और साथ में ये था कि कल एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। मुझे उन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो ऐलान शायद जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत के रूप में समझौता वार्ता करने के लिए उनकी नियुक्ति का ऐलान होगा बाकायदा। और जैसे ही अमेरिका का उपराष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, वैसे ही मुझे लगता है कि हालात बहुत तेजी के साथ बदलेंगे। क्योंकि देखिए, जेडी वेंस का प्रोटोकॉल कुशनर के प्रोटोकॉल या हेसगेट के प्रोटोकॉल या इन लोगों के प्रोटोकॉल से अलग तरह का है। वो उपराष्ट्रपति हैं और उस लिहाज से ट्रंप के बाद में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार भी होंगे जेडी वेंस, और इसीलिए वो ईरान युद्ध से असहमत होते हुए भी चुप हैं। वो ट्रंप का अभी कह रहे हैं वी हैव ए स्मार्ट प्रेसिडेंट, और हम लोगों को देखना चाहिए कि ये कहां तक मामला जाता है। अभी हम उनके अंदर हमारा भरोसा नहीं खत्म हुआ है। तो जेडी वेंस अगर समझौता वार्ता, अमेरिका की तरफ से समझौता वार्ता करने के लिए आएंगे, तो समझौता होने की संभावना मैं समझता हूं कम से कम 50% बढ़ जाएगी। और ये एक ऐलान अगर आज व्हाइट हाउस ने किया तो आप समझ लीजिए फिर ये युद्ध जो है वो खात्मे की तरफ है। जी
जी, मैं प्रोफेसर साहब, चूंकि ये जेडी वेंस की बात आपने शुरू कर दी, तो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल है। जैसी खबर आई है कि जेडी वेंस इस समझौता वार्ता ईरान से इस्लामाबाद में बैठ के करेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इसको मैं इसलिए देखना चाह रहा हूं कि इस्लामाबाद, जो जिसको हम आज तक टेररिस्ट स्टेट बोलते थे, पाकिस्तान को बहुत प्रूफ देते थे कि देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है, आज इस उसमें वो उसके धुरी बनता जा रहा है धीरे धीरे। ओमान से हटके वो धुरी पाकिस्तान बन रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अगर जब ऑल पार्टीज मीट में जब ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान को देखिए ये मिल गया, हम लोग को वहां रहना चाहिए था, तो उसके जवाब में एस जयशंकर ने ये कहा कि हम दलाल स्टेट नहीं है, हम कोई दलाल नेशन नहीं है, और उनका साफ साफ इशारा पाकिस्तान की तरफ था। मैं दो चीजें एक साथ, पहली चीज पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान का महत्व, और दूसरी बात मैं इसको भी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि क्या भारत के विदेश मंत्री को दलाल और इस तरह का बात किसी भी देश के लिए करनी चाहिए, आपका जितना भी झगड़ा हो? मैं इन दोनों पे आपकी एक एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैंने इस बात के ऊपर सोचा है थोड़ा सा। उन्होंने ब्रोकर शब्द का इस्तेमाल किया, जयशंकर ने। ब्रोकर शब्द का एक मतलब दलाल भी होता ही है। स्टॉक मार्केट का ब्रोकर जो है वो दलाल ही होता है। और दलाल, हालांकि भारत में अगर जाति व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो दलाल जाति के लोग बहुत पैसे वाले और बहुत सम्मानजनक लोग होते हैं, लेकिन फिर भी दलाल का एक पेजोरेटिव और उस तरह का एक निंदनीय किस्म का भाव दलाल शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पीस ब्रोकर एक ऐसा शब्द है, पीस ब्रोकर एक ऐसा शब्द है जहां पर उसका अनुवाद शांति का दलाल नहीं होगा। दो युद्धरत देशों के बीच में अगर कोई समझौता कराने के लिए किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो दरअसल मध्यस्थ की जिम्मेदारी होगी। क्या सोवियत संघ जब 65 के युद्ध में अयूब और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में जो समझौता हुआ था ताशकंद में, उसमें सोवियत संघ ब्रोकर या दलाल तो नहीं था उसके अंदर। तो मुझे लगता यह है कि जो जयशंकर ने कहा है, जयशंकर ने तो चिढ़ के जवाब दिया, तो उसका मतलब हम लोगों ने सही निकाला कि वो पाकिस्तान को दलाल नेशन कह रहे हैं। लेकिन यहां स्थिति है, पाकिस्तान की दलाल नेशन की हैसियत यहां पर नहीं है। वो जमाना चला गया जब ट्रंप खुद पाकिस्तान को आतंकवाद की पनाह कहते, आतंकवाद की शरण स्थली बोलते थे, और उससे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कई सैंक्शंस भी लगाए थे, पाकिस्तान को बेचे जाने वाले हथियार भी रोक दिए थे। लेकिन उनके दूसरे शासनकाल में स्थिति बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उस स्थिति को बदला है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अमेरिका की दक्षिण एशिया संबंधी जो भी डिजाइन है उसमें पाकिस्तान की हैसियत काफी ज्यादा हो गई है और भारत से बेहतर है ये स्थिति। भारत ने उस हैसियत को पाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने चुनाव भारत का नहीं, मोदी का चुनाव न करके मुनीर और शहबाज शरीफ का ट्रंप ने चुनाव किया। दूसरे, पाकिस्तान में जो शिया आबादी है वो ईरान के बाद दुनिया में सबसे बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान में रहती है। ये भी उसका एक पहलू है। और वो जो ईरान की आयतुल्लाह हैं वो थोड़ा पाकिस्तान। अच्छा, दूसरी एक और बात, इमरान खान अक्सर इस बात को कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है, इसके पास वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसके पास एटम बम है। तो एटम बम होने की वजह से, एटॉमिक क्षमता होने की वजह से पाकिस्तान की हैसियत मुस्लिम देशों में काफी ऊंची हो गई है। हम उसको स्वीकार करें या ना करें, हम पाकिस्तान को गरियाते रहते हैं, उसको हमेशा कमतर बताते रहते हैं, और कमतर है भी वो बहुत से मामलों में। लेकिन इस्लामिक देशों के संदर्भ में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की स्थिति एटम बम होने के कारण, खराब आर्थिक स्थिति होने के बावजूद और राजनीतिक अस्थिरता होने के बावजूद पाकिस्तान की जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर है। इसलिए पाकिस्तान को ये मौका प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी तक तो केवल पाकिस्तान का ही नाम आया है। तुर्की भी पाकिस्तान में कराने से बिल्कुल सहमत होगा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। मिस्र को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि, और ये एक तरह से अगर देखा जाए कि अच्छा ही हुआ कि भारत को ये मौका नहीं प्राप्त हुआ। अगर भारत को ये मौका प्राप्त होता तो फिर भारत जो है ना, जिसको आज पाकिस्तान को ब्रोकर नेशन कहा जा रहा है, भारत को भी अमेरिका का ब्रोकर नेशन कहा जा सकता था। दूसरे, जब जयशंकर ने यह कहा तो पता नहीं विपक्ष के लोगों ने जवाब उन्हें दिया कि नहीं दिया कि क्या भारत इजराइल का ब्रोकर नेशन है? भाई, मोदी का पूरा आचरण इस मामले में
अगर दलाल शब्द को इस्तेमाल करें तो इजराइल की दलाली करने ऐसा रहा है। हालांकि मैं थोड़ा इसमें मेरा फर्क है, दलाल भी थोड़ा बातचीत कर लेता है, आप तो पिछलग्गू के भी पिछलग्गू, आप तो उनका हाँ, झोला ढोने वाले हैं, आप दलाल से भी खराब स्थिति में हैं दुम छल्ला क्योंकि शब्द सबसे अच्छा है। जी हाँ, दुम छल्ले के रूप में आप ज्यादा वो हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात हम अपने को मान लीजिए कुछ भी करने के लिए ले लें, लेकिन पाकिस्तान की मैं एक बात और आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब मैं दिल्ली था तो वहां पे कुछ फौज के 2 जनरल साहब लोग मिले, अलग अलग जगह मिले। उनका एक दूसरा है कि वो पाकिस्तान, जब हमने कहा कि असीम मुनीर को इतना ज्यादा वो क्यों तवज्जो देते हैं कि वो पाकिस्तानी साहब, उन्होंने कहा नहीं ये तो सब ठीक है कि पाकिस्तान में जो कुंजी है वो सेना के हाथ में, लेकिन उनका जो इसका मूल कारण भी जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन है उसके ट्रिगर पे उंगली असीम मुनीर की है, उसके ट्रिगर पे उंगली वहां के प्राइम मिनिस्टर शरीफ या किसी प्रेसिडेंट की नहीं है। भारत पे वो जो न्यूक्लियर वेपन है वो भारत का जो लोकतंत्र है उसकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें एक इंडिविजुअल नहीं, वो कलेक्टिव एक डिसीजन होगा। तो कहने लगे कि अमेरिका इज ऑलवेज वरिड कि जो जो उनका विश्लेषण था, और वो लोग मुस्लिम थे, और इसलिए मैं ये भी मान रहा हूं कि उनका ये कहना था कि वो उनको असीम मुनीर को गुड ह्यूमर में इसलिए रखना है कि वो किसी दिन कुछ इस तरह की हरकत कर सकता है, सऊदी अरेबिया से या तुर्की से या कहीं पे भी करके वो कुछ हो सकता है। मैं एक इसी से रिलेटेड एक प्रोफेसर अभय एक बात और पूछ लूं, आज की तारीख में जो इजराइल है जो अपने को टेक्निकली सबसे आगे और बहुत ही कमिटेड, आपको कभी कभी नहीं लग रहा वो रोग स्टेट हो गया है, वो मान ही नहीं रहा है, वो रोज हमला कर रहा है, वो रोज वो कर रहा है, अमेरिका के पास से कुछ भी आता है। क्या हम इस समय इजराइल, क्योंकि इजराइल विल बी दी पर्सन जो नहीं चाहेगा कि किसी तरह से भी पीस हो, मैं इजराइल के रोल पे जरा आपसे हमेशा से रोग स्टेट के साथ आचरण करता था, वो केवल अमेरिका के ऊपर जवाबदेह है। इजराइल ने जब एटमी ताकत हासिल की तो इजराइल ने क्या किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को माना? क्या जो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत बंदोबस्त है पूरा एटमी क्षमता को विनियमित करने का, रेगुलेट करने का, क्या उसको इजराइल ने कोई माना? इजराइल ने क्या किसी संस्था को अपने आकर जांच पड़ताल करने की इजाजत दी? कोई देखरेख निगरानी करने की, मॉनिटरिंग करने की इजाजत दी? इजराइल ने कोई इजाजत नहीं दी। और ये सारी की सारी ताकत जो है उसने अमेरिका से प्राप्त की है। देखिए, अमेरिका ने मुखर रूप से और यूरोप ने मौन रूप से इजराइल को, जो आज इजराइल है, उसको वो बनाया है। बिना इनके इजराइल तो ऐसा नहीं बन सकता था, बिना इनके तो वो गाजा पट्टी में भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता था। उसको, इजराइल को जितनी टेक्नोलॉजी दी गई है अमेरिका की तरफ से, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी दी गई है, जिस तरह से मोसड को गठित होने दिया गया और मोसड अपने लक्ष्यों का संधान करती रही एक संस्था, एक एजेंसी के तौर पर, इसके इतिहास को देखें तो उसमें साफ बिल्कुल स्पष्ट है कि पश्चिम इजराइल को अपने एक ऐसे प्यादे के तौर पे देखती है जिसको वो कभी, जो उनके ईसाइयत के पुराने पारंपरिक दुश्मन हैं इस्लाम हैं, उनके ऊपर अपना कहर नाजिल उनके जरिए करवाते हैं पूरी तरीके से। देखिए, यरूशलेम को लेकर, यरूशलेम को किंगडम ऑफ हेवन कहा जाता है। यरूशलेम जो है उसको किंगडम ऑफ हेवन कहा जाता है। हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर फिल्म भी उसके ऊपर बनी है और बहुत सुंदर फिल्म है, उसको देखना भी चाहिए सब लोगों को है। यरूशलेम के ऊपर किसका कब्जा होगा? ईसाइयों का कब्जा होगा कि मुसलमानों का कब्जा होगा? इसको लेके क्रूसेड यहूदियों का हो कि यहूदियों का होगा। यहूदियों की तो कोई औकात नहीं थी, तो वो लेकिन अब तो हो गई। वो मतलब उसमें होड़ में थे ही नहीं उस वक्त। हाँ, यहूदी संख्या में हमेशा ही बहुत कम रहे हैं, तो वो होड़ में कभी थे ही नहीं। क्योंकि ईसाई भी जो हैं वो अपने आप को बाइबल में उसमें दर्ज जो पहली बाइबल है, जिसको हिब्रू बाइबल कहा जाता है, हाँ, और ये दूसरी बाइबल जो है ये ग्रीक बाइबल है। पहली बाइबल में दर्ज जो इजराइलियट्स हैं, ये ईसाई अपने आप को उन इजराइलियट्स का प्रतिनिधि मानते हैं, जिनको ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा था आदम के नेतृत्व में शासन करने के लिए, और वो प्रकृति की शक्तियों से आगे उन्होंने संघर्ष किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार की एक धारणा, ओल्ड टेस्टामेंट वाली धारणा पूरी की पूरी इन लोगों के साथ मौजूद है। तो वो उसका प्रतिनिधि अपने आप को मानते हैं। और यहूदियों को उन्होंने मौका मिल गया है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनको बहुत सताया गया और उनको सताने में
सबसे ज्यादा हाथ तो यूरोपियंस का था, जर्मनों का हाथ था सबसे ज्यादा। बाद में एंटीसेमिटिज्म पूरे यूरोप ने उनके ऊपर थोपा। तो मुझे मुझे क्या लगता है कि इजराइल इनका एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्यादा है, और उसको सारे अधिकार, रोग नेशन इन लोगों की शह पे बना हुआ है। रोग इजराइल दुनिया का एक ऐसा रोग नेशन है जिसको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी नैतिकता, किसी संयम, किसी रोक, किसी सैंक्शन, इन सब का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आज वो जो मन में आए कर रहा है। अभी अमेरिका सहमत हो जाए और पूरा यूरोप असहमत हो जाए तो इजराइल कुछ नहीं कर सकता, खत्म इजराइल का खेल। जी नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब, क्योंकि ये बात अगर चल रही है तो अमेरिका और यूरोप का कारिंदा कह सकते हैं। जी, मैं लेकिन मैं फिर से, चूंकि बात चल रही है और दर्शकों को थोड़ा इस पे और स्पष्ट हो जाए। जैसे जब 1950 में इजराइल को ब्रिटिश की सहायता से उसने जब अपनी कैपिटल शिफ्ट की, तो उसने जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाया, और जेरूसलम में उसका, और अमेरिका ने भी अपनी एम्बेसी को फिर शिफ्ट किया जेरूसलम। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उसने अपनी संसद, अपनी सुप्रीम, सब कुछ उसने जेरूसलम में कर रखा है। तो भले ही वो इनिशियली वो ईसा और मोहम्मद साहब का झगड़ा था, लेकिन मूसा भी उसमें घुस गए। वो अब ईसा, मूसा और मोहम्मद साहब, 3 लोगों का वहां झगड़ा हो गया। तो आज की तारीख में जेरूसलम में, एज वी स्टैंड टुडे, एक अपनी टांग ये भी घुसाए हुए हैं कि भाई मैं भी यहां, मेरा भी एक स्टेक है। इस पे थोड़ी एक क्लैरिटी और कर देते जो दर्शक। मोसेस या मूसा की जो हस्ती है, वो हस्ती मुसलमानों को भी उतनी ही प्रिय है जितनी ईसाइयों को प्रिय है। कुरान में भी मूसा को फरिश्ता बताया गया है, और ओल्ड टेस्टामेंट में भी मूसा को फरिश्ता बताया गया है। जो मूसा के जो 10 कमांडमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मुसलमान भी स्वीकार करते हैं, और दोनों मतलब अलग अलग निकालते हैं। मैंने दोनों को थोड़ा अलग अलग पढ़ने की भी कोशिश की है। दोनों 10 कमांडमेंट्स का मतलब अलग अलग निकालते हैं, और उसके फलितार्थ यानी व्यवहारिक जो उसके मतलब हैं, वो जमीन पर इस मुसलमानों के संदर्भ में कुछ और निकलते हैं, उनके संदर्भ में कुछ और निकलते हैं। लेकिन वो पूरी पुराण कथा कि ईश्वर फरिश्तों के जरिए पृथ्वी का शासन करता है, जो क्रिश्चियन गॉड है वो फरिश्तों के जरिए पृथ्वी का शासन करता है, इस पुराण कथा को मोटे तौर पर मुसलमान मानते हैं, लेकिन ईसाई इसको बिल्कुल शाब्दिक रूप से मानते हैं। बीच में कुरान आ गया, मोहम्मद साहब आ गए, वो ईश्वर के मैसेंजर, ईश्वर के पैगंबर बन गए, तो उसकी वजह ईसाइयत में कोई पैगंबर नहीं है। ईसाइयत में प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट है, मैसेंजर नहीं है कोई ईसाई। जो ईसा मसीह है वो मैसेंजर नहीं है ईश्वर के। उसी तरीके से चाहे एडम हो, चाहे ईव हो, चाहे मोसेस हो, ये लोग जो है वो फरिश्ते हैं ईश्वर के सीधे भेजे हुए। तो ये जो फर्क है, ये है तो बात पूरी थियोलॉजिकल किस्म की जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये थियोलॉजिकल बात अगर आप देखें तो आज की राजनीति से काफी कुछ जुड़ती है, और सीधे इसी थियोलॉजी की रोशनी में ही पूरे वेस्ट की, इजराइल की पूरी राजनीति जो है वो उसने अपना अपना आकार ग्रहण किया है। मुझ पे बहुत सोशल साइंस दुनिया में आरोप लगाया जाता है कि मैं बार बार सोशल थ्योरी में ये पूरी बाइबलों को और सबको क्यों ले आता हूं। मेरा मानना है कि जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे लिबरलिज्म हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, चाहे फेमिनिज्म हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच की जो डायलेक्टिक है, उन दोनों का द्वंद्व है। मतलब जो है कि ओल्ड टेस्टामेंट फरिश्तों के जरिए दुनिया पर शासन करना है, फिर ईश्वर अपने बेटे को भेजता है ईसा मसीह को। तो इन दोनों की जो शासन पद्धतियां हैं वो थोड़ी अलग अलग किस्म की हैं, तो उनके बीच में एक द्वंद्वात्मकता है, एक डायलेक्टिक है। तो पूरी जो पश्चिमी विद्वत्ता है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप की हो, पश्चिमी विद्वत्ता है, वो इसी डायलेक्टिक का एक मित्रतापूर्ण समाधान करने की कोशिश कर रही है, भाषा के जरिए, संस्कृत के जरिए, समाज रचना के जरिए, फिलॉसफी के जरिए, विज्ञान के जरिए, उसी का समाधान करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये मानता हूं कि ये पूरी परिस्थिति इस तरीके से चल रही है, और इसमें जो गंदी और घृणित किस्म की यूरोसेंट्रिक राजनीति है अमेरिका की और यूरोप की, इसने इजराइल को अपना एक कारिंदा, अपना एक लठैत, अपना एक गुंडा बना लिया है, जिससे वो मुसलमानों को बार बार पीटता रहता है। जी जी। अभी भाई, अब जरा भारत की वो कर लें। सरकार की तरफ से मोदी जी ने जब लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया, और शायद
वो बचना चाहते थे इन बातों से कि अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण किया, उस पे वो नहीं बोलना चाहते थे। खामनाई साहब की हत्या हुई, उस पे वो नहीं बोलना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो भी स्पीच राइटर हैं या उनके विवेक से उनको लगा कि यहाँ एक ऐसा गढ़ो कि लोग और डरें, तो उन्होंने कोरोना का स्टैंडर्ड रख के कहा कि उससे बुरी स्थिति हो सकती है, और मतलब कुछ इस तरह का उन्होंने। उसका फल ये हुआ कि ग्राउंड पे आज मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे भयंकर भीड़ है। मैं कल पेट्रोल लेने गया, 2-2.5 घंटा लगा, और वो भी उसने राशनिंग की हुई है पेट्रोल पे। दूसरा यह है कि गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे जहां मैं बैठा हूं वहां पे अगर आप ये कहिए कि गैस सिलेंडर की दिक्कत है तो एफआईआर आपके ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गैस सिलेंडर का इतना अच्छा है कि फोन करता हूं और अगले 10 मिनट के अंदर ब्लिंकिट की रफ्तार से गैस आ जाती है। अब आप यही कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब सरकार मार मार के कह रही है कि कहो कितनी गैस की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मार मार, इसमें कहां तक, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग इस पे चर्चा तो कर चुके हैं मोदी जी की बात पे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी वो समझा नहीं पाए देश को जो उनको समझाने की जरूरत थी कि भाई ऐसी स्थिति है, ये है। मैंने इस कुछ विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने कहा इस तरह की चिंता की बात नहीं है, लेकिन वी कैन, गैस के मामले में हम काफी सेल्फ सफिशिएंट हैं। मैं इस पे जरा कर लूं कि जो जो ग्राउंड रियलिटी है, उन्होंने राशनिंग कर दी है, उसमें डीजल उसमें दे नहीं रहे हैं ड्रम में। कटिया का समय है इस समय, अगर आप ड्रम में डीजल नहीं देंगे तो कटिया कैसे होगी? ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, और गांव में त्राही त्राही है भाई इस समय। प्रोफेसर साहब, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक पहली बात तो ये है कि सरकार परिस्थिति का पूर्वानुमान लगाने में नाकाम रही। इनकी गलती वहां से शुरू होती है। जिस वक्त मोदी जी नेतन्याहू का हाथ पकड़कर फादरलैंड वगैरह की फिक्रेबाजी वहां पे इजरायली संसद में कर रहे थे, और हम आपके साथ हैं वगैरह ये सब नारेबाजी कर रहे थे, क्या उस वक्त मोदी जी को अंदाज था कि, ये तो अंदाज मोदी जी को था कि ईरान पे हमला होने वाला है। साथ में उनको उनके फौजी सलाहकारों ने यकीन दिला दिया था कि ये तो हमला 3-4 दिन में निपट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो 1 हफ्ता चलेगा बस। तो मोदी जी को पक्का यकीन था कि 1 हफ्ते में कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन हमला जब 1 हफ्ते से आगे बढ़कर 15 दिन के करीब पहुंचा तो मोदी जी की समझ में आ गया कि सारा हमारा मीजान जो हमने बनाया था वो सारा मीजान गलत निकला, हम पूर्वानुमान लगाने में नाकाम रहे। इसलिए सारी समस्या की जड़ यहीं पे है। अब जब घबराहट पैदा हुई तो मोदी जी भी घबराए, तो उन्होंने जो उपमा दी इस संकट की वो उन्होंने कोविड के साथ दे दी। जैसे ही कोविड की, सब लोग जानते हैं कोविड में तो लोग मर रहे थे, ये संकट ऐसा नहीं है इसके अंदर लोग मरे, लोगों को संक्रमण हो और उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, ऐसा तो ये संकट नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बार दे दी इसकी संकट, उसके बाद में जाहिर है उसका जो घबराहट पैदा हुई, जो अफरा तफरी पैदा हुई, उस अफरा तफरी में कोविड वाले पहलू पहले उतने तो नहीं, लेकिन कुछ वो भावना उसके अंदर शामिल हो गई। फिर उसके बाद में एक और समस्या है कि जो बात मोदी जी के भाषण में निकल के नहीं आई, वो ये है कि इन चीजों का जो भारत का जो औद्योगिक सीन है, जो इंडस्ट्रियल सीन है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस चीज की मोदी जी ने अपने भाषण में कोई मैपिंग नहीं की किसी तरह की, उसकी तरफ इशारा नहीं किया, क्योंकि इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैस से संचालित होता है। अच्छा, ये बात सही है कि तेल के मुकाबले गैस में भारत थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन फिर भी तो देखिए आप, इंडस्ट्रीज तो सारी ठप हो गई, आप उनको इंडस्ट्री की जरूरत तो नहीं पूरी कर पाए उसके बावजूद। तो कुल मिलाकर अगर ये इजराइल जाते, जहां मनाता जाते, लेकिन पूर्वानुमान सही लगाते, इनके सलाहकार इन्हें सही राय देते, और कुल मिलाकर ये थोड़ी सी पेशबंदी कर लेते। तो दूसरे ये अब तो ये असल में अगर अभी सत्ता में आए होते तो सारा ठीकरा कांग्रेस के दरवाजे फोड़ देते, वो फोड़ना भी चाहिए था। अब तो आपका 12वां साल चल रहा है। जब आपका 12वां साल चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बीच में आपने क्या किया। आप देखिए चीन ने पिछले 10-11 साल में कितना बड़ा क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का कितना बड़ा भंडार अपने आप बना लिया। इस तरह का चिंतन इन्होंने क्यों नहीं किया? अब ये भी तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि मोदी जी ने ये पेट्रोलियम पदार्थों के स्टोरेज का भंडारण के जो 2 मुकाम जिनका उद्घाटन किया था, वो उद्घाटन होकर ही रह गए, वहां पर तो बाद में कोई काम ही नहीं हुआ, तो भंडारण करने योग्य जगह बनी नहीं पाई। जो पहले से भंडारण करने वाली जगह थी वो लबालब भरी हुई हैं, लेकिन अब आपके पास जगह ही नहीं है जहां पे आप उसका भंडारण कर पाए। तो इस प्रकार की लोगों ने बहुत गलतियां की हैं,
और ये सरकार गलतियों को स्वीकारती नहीं है, मीडिया उन गलतियों का पर्दाफाश नहीं करता है, तो उसकी वजह से सारी दिक्कत उसकी वजह से है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जैसे ही अगर 15-20 अगर युद्ध पूरा अप्रैल भर चल गया तो भारत के अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी, और भारतीय अर्थव्यवस्था, लोगों की जिंदगी वगैरह सब बहुत प्रभावित होगी। लेकिन अगर ये 15 अप्रैल के आसपास ये युद्ध रुक गया तो 1-2 महीने की और दिक्कत रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके स्थितियां जो हैं वो सुधरनी चाहिए। स्थिति सुधरने में 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सुधरने की। जैसी प्रक्रिया शुरू होगी वैसे ही असंतोष, घबराहट वगैरह, लोग इंतजार करना शुरू कर देंगे, असंतोष और घबराहट दूर हो जाएगी, और हम सब लोगों को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा ही हो। जी, और नहीं प्रो साहब, उस दिन हम लोग जब मिले थे तो आप एक बात कह रहे थे, और वो जमीन पे है। कल की बात है, मैं कुछ गांव में अपने वहां बात कर रहा था, जो आप रिवर्स इमिग्रेशन की बात कर रहे थे ना, लोग बंबई से 8 लोग गांव आए, एक गांव में 8 लोग आ गए हैं वापस, क्योंकि वहां पे वो नहीं उसको सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये चीज ऑलरेडी शुरू हो गई। रिवर्स माइग्रेशन सारे देश में बहुत बड़े बड़े इलाकों में, दिल्ली के आसपास बहुत सारे जो हैं वो इंडस्ट्रियल हब हैं, हिसार है, पानीपत है, सोनीपत है, राजस्थान में इंडस्ट्रियल हब हैं। वो सब गैस क्या है, वो गैस के किसी न किसी फॉर्म की उन्हें जरूरत पड़ती है अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। गुजरात में है, मोरबी है, उस मोरबी तो बहुत बड़ा उदाहरण है। एक अखबार ने तो, अंग्रेजी के अखबार ने एक पूरे पेज का लेख मोरबी में इस तरह फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं उसके ऊपर प्रकाशित किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मानवीय प्रश्न भी है, व्यवस्थागत प्रश्न भी है, और सरकार की बहुत बड़ी नाकामी यहाँ पर होती है। हमारी कार में पेट्रोल पड़े या ना पड़े, हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़े या ना पड़े, हम डीजल अपने अपार्टमेंट का जनरेटर चलाने के लिए डीजल ड्रम में भर पाए या ना भर पाए, ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन लोगों की, गरीब लोगों की जिंदगी, जिनका जो सरकार की जो दृष्टि है उसमें कहीं भी वो मौजूद ही नहीं है, वो नहीं, कहीं भी मौजूद नहीं है। वो बहुत बुरी स्थिति है, और ये होने लगा है। और हम जानते हैं कि कोविड में जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो सारे लोग लौट के नहीं गए शहरों में। उसकी वजह से शहरों में श्रम की किल्लत भी पड़ी, श्रमिकों की किल्लत भी हो गई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।